Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं सोशल साइंस का लास्ट क्लास, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पार्ट 20 तक चलेगा और पार्ट 20 तक आपको टर्म 2 का पूरे क्वेश्चन समझ में आंसर आ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अगर इस वीडियो के माध्यम से आप अगर पढ़ाई करते होंगे तब। तो आप 1 से लेकर 20 तक भी हम आप लोगों को एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आप YouTube में जाकर प्ले लिस्ट में 1 से लेकर 20 तक डायरेक्ट आप देख सकते हैं और आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अभी एग्जाम नजदीक आने वाला है, इसलिए आप सभी रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए आज लास्ट क्लास है आपका सामाजिक विज्ञान का। फिर कल हम प्रयास करेंगे आप सभी को कि कुछ हिंदी अच्छे तरीके से बता दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन है ऋण। इसको ऋण भी कहते हैं और क्षण भी कहते हैं। ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों का अंतर को स्पष्ट करिए। कह रहा है कि ऋण यानी लोन औपचारिक और अनौपचारिक, ये दोनों के बारे में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट का मतलब दोनों के बारे में अलग अलग तरीका से बताना है कि औपचारिक ऋण क्या होता है और अनौपचारिक ऋण क्या है। हम बहुत बार बताएं आप लोगों को, लेकिन इसके माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। लास्ट में हम शॉर्टकट बता देंगे आप लोगों को। देखिए औपचारिक ऋण, औपचारिक ऋण ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां होती है। जैसे औपचारिक ऋण हम उसे कहते हैं जो पंजीकृत होता है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका सारा सरकार के नजर में रहता है और वो क्या क्या होता है, बैंक होता है और सहकारी समितियां होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी देखिएगा कि क्या इसको बोलते हैं, लेडीज समूह है, समूह है ना, उससे लोग पैसा उठा लेते हैं। पैसा उठाते हैं ना, 10,000 हमको दे दीजिए। ऋण मतलब लोन, 10,000 दे दीजिए, हम दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पंजीकृत है, क्योंकि उस समूह सरकार के नजर में है कि ये समूह चल रहा है। जैसे बैंक हो गया, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक, अनेक प्रकार के बैंक है। वो सारे बैंक क्या है, औपचारिक है, क्योंकि वो सरकार के नजर में है, वो पंजीकृत है। सरकार के पास डाटा है कि इन लोग का ये बैंक है और इन लोग ये लोन देते हैं। देखे होंगे आप सभी कि जब आप लोन लेने जाइएगा तो ये सब में सब कागज पत्र, आधार कार्ड, पासबुक, ये वो सारा चीज मांगते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपका पंजीकृत होते हैं। लेकिन अनौपचारिक ऋण होते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। देखिएगा कि अनौपचारिक ऋण, अभी देखिए आप लोग को हम बहुत बार पहले बताए हैं, गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक, यानी किसी भी चीज को गैर अगर बोला जाता है तो यानी उल्टा। जैसे अनौपचारिक, तो औपचारिक मतलब जो सरकार द्वारा पंजीकृत हो, है ना, और अनौपचारिक जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, कोई सरकार की नजर में वो नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता है। ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं अनौपचारिक में? अनौपचारिक में रिश्तेदार होंगे, ठीक है, दोस्त यार होंगे, ठीक है, उसके साथ साथ आपका साहूकार होंगे। आप देखे होंगे कि अनौपचारिक ऋण लोग लेते हैं, अपने रिलेशन से 50,000 मांग लेते हैं, दीजिए घर बनाना है, बेटी का शादी करना है, ये सामान खरीदना है, तो ये अनौपचारिक ऋण है। हम इसे क्या कहेंगे, अनौपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण हम उसे कहेंगे जिसका जो पंजीकृत हो, सरकार के नजर में हो, ठीक है, उसे हम औपचारिक ऋण। तो बैंक हो गया और समिति हो गया, है ना, समूह हो गया, ये सब पंजीकृत है, तो ये औपचारिक ऋण में आ जाएगा। अनौपचारिक ऋण रिश्तेदार, दोस्त यार, अगल बगल के अगर कोई पैसा दे देता है तो ये औपचारिक अनौपचारिक ऋण हो गया, औपचारिक ऋण नहीं हुआ। आगे आइए, दूसरा क्या है देखिएगा, इनका ब्याज दर निश्चित होता है। औपचारिक ऋण का जो है ब्याज दर निश्चित है, 5% लेना है तो 5% लगेगा, 10% लेना है तो 10%, ये निश्चित किया हुआ है कि आपका इतना % ही लगेगा। लेकिन औपचारिक ऋण में कोई निश्चित किया हुआ नहीं रहता है। दोस्त यार दे दिया तो पैसों नहीं लेगा, है ना, ब्याज भी नहीं लेगा, रिश्तेदार दिया तो ब्याज भी नहीं लेगा। और कुछ कुछ रिश्तेदार या ब्याज जो साहूकार से लेते हैं, जिसको सूद पे कहा जाता है, उससे लीजिएगा तो आपको अनगिनत, कोई निश्चित नहीं है, 5% में भी दे सकता है, 25% में भी दे सकता है। तो अनौपचारिक ऋण जो लेते हैं आप, लोन लेते हैं, उसमें कोई निश्चित नहीं है कि आपको कितना प्रतिशत में
देगा। लेकिन औपचारिक ऋण अगर लेते हैं तो आपको उसमें निश्चित बना हुआ है कि आपका इतना प्रतिशत ही लगेगा। कोई दिक्कत? देखिए, औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। देखिए, औपचारिक ऋण अगर लेते हैं यानी बैंक से अगर लोन लेते हैं, सरकार के नजर से अगर लोन लेते हैं तो आपको कोई शोषण नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं करेगा। अरे नहीं जमा कीजिएगा तो आपका धीरे धीरे ब्याज बढ़ेगा, कोई औपचारिक नहीं होगा। लेकिन यही अगर औपचारिक स्रोत अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं तो मालूम है क्या होगा? क्या होगा? शोषण होगा। क्या शोषण होगा पता है? अगर मान लीजिए कि रिश्तेदार से लिए, तो अगर डेट कह दिया कि 2 महीना बाद देना है, 20,000 दिया, अगर नहीं दिया ना तो आपसे बोलना बंद कर देगा, आपको दबाव देगा, नहीं दीजिएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यानी आपके ऊपर अत्याचार करेगा, शोषण करेगा, दबाव बनाएगा, है ना। लेकिन औपचारिक ऋण में क्या होगा? कोई दबाव नहीं है, कोई शोषण नहीं है, आप धीरे धीरे उसका ब्याज भरते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनौपचारिक में आपको दबाव शोषण किया जाता है, नहीं दीजिएगा तो ये उठा लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है। ग है क्या? घ क्या है? इसकी निगरानी आरबीआई करती है और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करता है। यानी कह रहा है कि ये जो औपचारिक ऋण है, जो बैंक ऋण देता है, लोन देता है, ये आपको आरबीआई, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको देख रेख करता है कि क्या है, और ये कल्याण, समाज कल्याण, यानी जो गरीब है उसे आगे बढ़ने के लिए लोन दिया जाता है। ठीक है। जो कोई बिजनेस करना चाहता है तो बैंक लोन देती है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो बैंक लोन देती है, कोई घर बनाना चाहता है तो बैंक लोन देती है, और कम ब्याज और कम दरों में लोन देती है ताकि उसका समाज कल्याण हो सके, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ सके, मकान बनाने वाला व्यक्ति मकान बना सके, गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति गाड़ी खरीद सके, यानी जिसको जो आवश्यकता है वो कर सके। इसलिए औपचारिक ऋण में आरबीआई ध्यान देते हैं और समाज कल्याण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। लेकिन अनौपचारिक ऋण में क्या होता है कि इसका निगरानी आरबीआई नहीं करते हैं, इन लोगों का सिर्फ मकसद होता है कि हम अपना फायदा कमाएं, लाभ कमाएं। ठीक है। अनौपचारिक ऋण में क्या होता है? सिर्फ लाभ कमाना है, हमें पैसा, हमें फायदा कमाना है, और कोई समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं है। अगर 2 दिन भी लेट हो गया तो 1 महीने का पैसा जो के ले लेंगे, क्योंकि सरकार के नजर में नहीं है। ठीक ना। ये चीज तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण क्या होता है। तो औपचारिक ऋण में क्या होता है कि औपचारिक ऋण सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार के नजर में होते हैं, है ना। और अनौपचारिक ऋण क्या है कि सरकार के नजर में नहीं होते हैं। औपचारिक ऋण में सरकार के नजर में वो लोग होते हैं जैसे बैंक देती हो, समितियां देती हो, समूह देती हो, तो ये सरकार के नजर में है। और अनौपचारिक ऋण में रिश्तेदार देते हैं, साहूकार देते हैं, और अनेक दोस्त यार देते हैं, ये सब अनौपचारिक ऋण में होते हैं। दूसरा क्या है कि औपचारिक ऋण में ब्याज दर निश्चित है कि आपको इतना प्रतिशत ही लगेगा, लेकिन अनौपचारिक ऋण में निश्चित नहीं है, कितना पैसा वो ले सकता है। तीसरा है आपका क्या कि औपचारिक स्रोत जो है, औपचारिक ऋण दिया जाता है, उसमें आपको शोषण नहीं किया जाएगा, आप नहीं दीजिएगा तो आपका बढ़ते जाएगा पैसा। लेकिन अनौपचारिक ऋण में क्या है कि आप नहीं दीजिएगा तो आप पे दबाव बनाएगा, शोषण करेगा। और चौथा क्या है कि जो औपचारिक ऋण है ये समाज कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, यानी उन्हें जो गरीब है, गरीबों को सहायता करता है कम ब्याजों में देकर। लेकिन अनौपचारिक ऋण है ये सिर्फ लाभ कमाने का काम करता है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है। क्या क्वेश्चन है? भारत में चाय का खेती कहाँ की जाती है, इसके आवश्यक परिस्थितियों को वर्णन कीजिए। यानी भारत में कहाँ पे चाय का खेती की जाती है और इसका क्या क्या, इस खेती करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है उसके बारे में। तो याद रखिएगा, चाय का खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में, ये 4 राज्यों में अच्छे तरीका से चाय का खेती किया जाता है, जिसमें असम चाय का नामी गिरामी जगह है भारत का। ठीक है। अब ये इसके लिए खेती करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, 4 तो बता दी ना, कौन कौन? असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और केरल। ये 4 राज्य है जो जिसमें खेती चाय का अच्छे तरीका से लोग करते हैं। और सबसे अच्छा अगर नामी गिरामी अगर है तो असम है।
और सबसे फर्स्ट में ही असम में चाय की खेती की गई है भारत का। अब क्या है कि इसके लिए क्या चाहिए, तो देखिए इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम है। यानी कह रहा है कि अगर चाय का अगर आप खेती करते हैं तो लेटराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेटराइट मिट्टी ही इसको अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब है दूसरा क्या, इसके लिए कुशल एवं राष्ट्रीय श्रमिक की जरूरत है, यानी सस्ते श्रमिक है, राष्ट्रीय लिखा गया सस्ते। देखिए इसमें क्या है कि कुशल यानी जो लोग जानते होंगे चाय के बारे में वो लोग, और सस्ते श्रमिक की जरूरी है, क्योंकि चाय का जो जब बागान लगता है तो उसे तोड़ने के लिए है ना, उसमें बहुत लोग लगते हैं, तो सस्ते श्रमिक की जरूरी होती है, और उसके साथ साथ जानकार की जरूरी होती है, नए लोग इस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या है कि इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है, धूप की जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो खेती अच्छा नहीं होगा। और आपका चौथा क्या है, 150 सेमी से 200 सेमी वार्षिक, यानी पानी 150 सेमी से 200 सेमी तक पानी उसका जरूरी है। अगर पानी 150-200 नहीं होगा तो आपको खेती चाय का नहीं होगा। यानी शॉर्टकट आप मान लीजिए कि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चाय का खेती की जाती है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी की जरूरी है, इसमें 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है, और 150 से 200 आपको वर्षा की जरूरी होती है, तो आप खेती आपका अच्छा होगा। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो सामाजिक विज्ञान आज से टॉपिक पार्ट 20 तक था, खत्म हो गया। जो नए होंगे वो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब मेरे JH नेवरा यूट्यूब पर, और प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको 22 टोटल प्ले लिस्ट में 1 से लेकर 20 तक किया हुआ है, रिवाइज कर लीजिएगा। टर्म 1 भी है और टर्म 2 भी है। अब मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को कि हिंदी बता दूं अच्छे तरीका से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.